हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इट। हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटी चल रही है। वन बाय वन हम पूरी जनरल अवेयरनेस यहाँ पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी आप न्यू हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप, इसमें आर्टिकल 5 to 11 इंक्लूड है। सिटीजनशिप को बोलते हैं नागरिकता। हम यहाँ पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिकता भाग 2। मैं यहाँ हिंदी में भी कुछ वर्ड बोलती रहूँगी ताकि हिंदी वाले बच्चों को हेल्प हो जाए। Citizens are different from aliens who do not enjoy the following fundamental rights। इसमें ये बोला ये सिटीजन्स जो होते हैं ना वो एलियन से अलग होते हैं। जो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है कंट्री के, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय कर सकता है, एलियन नहीं कर सकता। अभी एलियन कौन होते हैं? एलियन फॉरेनर को हम एलियन बोलते हैं, जो अभी हमारी कंट्री के लिए कोई बिजनेस करने आए हों या टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, वो सब तो सिटीजन नहीं होते हैं ना। तो कुछ जो सिटीजन्स होंगे वही कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वही इंजॉय कर पाएंगे। जैसे आर्टिकल 50 है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन बोला कि रिलीजियस, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेटर नहीं होगा। आर्टिकल 60 बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सबको। आर्टिकल 90 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट कंफर्ड बाय आर्टिकल 29 और 30 में कल्चर और एजुकेशनल राइट की बात करता है। नेक्स्ट, सिटीजन्स अलोन हैव सिटीजन्स अकेले ये कुछ राइट्स हैं उनको एंजॉय करता है। पहला है राइट टू होल्ड सर्टेन हाई ऑफिस। सिटीजन जो होता है वो हाई ऑफिस का राइट उसको मिला हुआ होता है। हाई ऑफिस के जो अभी जैसे हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमारे पास राइट है कि हम हाई ऑफिसेस के उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये हाई ऑफिसेस बोले जाते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, ये सब। और साथ ही साथ हम हमारे पास ये राइट है कि हम वोट दे के लोकसभा या विधानसभा के मेंबर को भी इलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ये भी राइट है कि हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन के एक मेंबर भी बन सकते हैं। ये सिर्फ जो सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड है उनके लिए ही है। अब बात आती है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? मतलब एकल नागरिकता। हमारे इंडिया में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है। ये बोलती है इट इज़ हैविंग सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री, नो स्टेट सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दिस सिस्टम टू प्रमोट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। सिंगल सिटीजनशिप मतलब होता है कि सिर्फ एक ही कंट्री की सिटीजनशिप होना। नो स्टेट सिटीजनशिप का इसमें मतलब ये है कि जैसे इंडिया है, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप चलती है। कोई इसमें यूनियन और स्टेट अलग सिटीजनशिप नहीं चलती, एक ही चलती है। तो इसलिए इसमें बोला गया है नो स्टेट सिटीजन, कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं होगी। सिटीजन के पास सेम राइट होंगे पूरी कंट्री पे। इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपके पास सेम राइट्स होंगे। स्टेट चेंज करने से आपके राइट्स चेंज नहीं हो जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिस्टम इसलिए किया ताकि इंटीग्रिटी और यूनिटी को प्रमोट कर सके, हॉनेस्टी बनी रहे लोगों के बीच, और यूनिटी एकता बनी रहे। सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर जो अदर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो होते हैं जैसे कि यूएसए वगैरह, वहाँ डबल सिटीजनशिप ले सकते हैं लोग, डबल सिटीजनशिप होती है।
उसमें क्या होता है, डबल सिटीजनशिप पे जो लोग होते हैं वो दो तरह के राइट्स को एंजॉय करते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों। पर सिंगल सिटीजनशिप में सिर्फ एक ही राइट्स एंजॉय किया जाता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि अभी आपने सिटीजनशिप ले ली दूसरी कंट्री की, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो होम कंट्री है उसकी सिटीजनशिप एक्सपायर हो जाएगी और आपका पासपोर्ट जो है वो इंडियन एम्बेसी को सबमिट कर दिया जाएगा। आप सिर्फ एक ही इंडिया कर एक ही सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। तो अभी आपने किसी और कंट्री की ले ली तो आपको उसके सिटीजनशिप से हट जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, इसमें ये कि जो सिटीजनशिप तब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर सिटीजन कैसे दी जाती थी। एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर पर्सन जिसके पास डोमिसाइल है इंडिया की टेरिटरी का। डोमिसाइल का मतलब ये है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल। जैसे आपका परमानेंट घर है आपका जिस कंट्री वहाँ का डोमिसाइल। इसके साथ साथ आपके पास ये 3 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए तब आपको सिटीजनशिप दी जाती थी। या तो आप पैदा हुए हों टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या फिर आपके पेरेंट्स पैदा हुए हों, या फिर आप 5 साल से ज़्यादा रुके हुए हों इंडिया में, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाओगे। आर्टिकल 5 में ये भी बोला गया है कि जो लोग 26 जनवरी 1947 पर या उससे पहले जो लोग इंडिया में रहते थे वो भी इंडियन सिटीजन बन सकते थे, वो भी इंडियन सिटीजन्स थे। और अब इसमें बात की गई थी 26 जनवरी 1947 की, तो इसमें क्लियर हो गई। अब उन लोगों का क्या जो 1947 में तब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का, तब उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों की सिटीजन्स कैसे चेंज हुई, कुछ लोग वहाँ भी गए कुछ लोग यहाँ भी रुक गए थे, तो कैसे हुआ वो आर्टिकल 6 और 7 में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडियन टेरिटरी फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये बोला गया है कि जो लोग, इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये आर्टिकल डील करता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से इंडिया आए, जिन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान से इंडिया आए। अब ये इससे हम समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ। इसमें ये 2 कंडीशंस हैं। पहली इसमें 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी तो ये 19 जुलाई 1948 से पहले की, और दूसरी कैटेगरी 19 जुलाई 1948 के बाद की। अब पहली कैटेगरी क्या बोलती है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो सिटीजन कैसे बन पाते थे लोग, अभी उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो सिटीजनशिप ले सकते थे। और इसमें बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की, इसमें भी एक्सप्रेस होना चाहिए। और वो हैज़ बीन लिविंग और रिसाइडिंग सीज द डेट ऑफ माइग्रेशन, तब माइग्रेशन हुआ था उस टाइम तक वो लोग रहे हों। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी आती है 19 जुलाई 1948 के बाद की। इसमें भी ये बोला गया है, इसमें सिटीजनशिप कैसे दी गई लोगों को कि लास्ट लाइन देखिए, द सब्जेक्टिव पर्सन हैज़ टू बी अ रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। इसमें ये बोला गया है कि जिस पर्सन को सिटीजनशिप चाहिए थी वो मिनिमम से 6 महीने के लिए उसमें इंडिया में रुकना पड़ता है, तब जाके उसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन फुलफिल होती थी, तब जाके उसको सिटीजनशिप मिलती थी। शॉर्ट में आपको यही है, इसमें इतना ज़रूरत नहीं है, आपको एक ब्रीफ में कर देती हूँ। आर्टिकल 6 क्या बोलता है। आर्टिकल 6 2 कैटेगरी की बात करता है,
जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले कैसे सिटीजन्स बन सकते हैं, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, और दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद। इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आइडेंटिफाई किया था। इसका मतलब होता था अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पहले हुआ नहीं था ना पाकिस्तान, बाद में हुआ 1947 के बाद। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान की बात करता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए फिर उनका क्या हुआ, उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिली। आर्टिकल 7 डील करता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से इंडिया आए। वो लोग चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग चाहते थे इंडिया में रहना चाहते थे, उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए थी। वो इस इंटेंशन से आए थे कि वो यहाँ परमानेंटली लेंगे। तो उन लोगों को सिटीजनशिप इस आर्टिकल 7 में क्लैरिफाई की है, जो अपनी मर्जी से जो ये सोच के आए थे कि वो परमानेंटली इंडिया में ही रहेंगे। इसको पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज़ रिटर्न टू द इंडियन टेरिटरी, जो लौट आए थे इंडियन टेरिटरी में अंडर अ परमिट फॉर सेटलमेंट और रिटर्निंग परमानेंटली इशू बाय द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, जो सेटलमेंट करना चाहते थे या फिर वो परमानेंटली रहना चाहते थे। एंड ईच एवरी सच पर्सन सेल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 का क्लॉज बी क्या बोलता है कि आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, ये ठीक है, और डीम टू बी माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th day of July 1948। आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 में उन लोगों की बात की गई है जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, पर इंडिया के बाहर रहते हैं, पर उनके लिए उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो भी आर्टिकल 5 में बोला गया था कि जैसे कि कोई भी पर्सन जिसके पापा या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो इंडिया में पैदा हुए हैं उनको वही बात इसमें की गई है। इसमें की गई है कि भले वो फॉरेन में रह रहा हो पर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अभी इंडिया में ही बॉर्न हुए हों, तो वो सिटीजनशिप कर सकता है। वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म प्रेस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन में होने से पहले गया हो या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद गया हो, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 उन लोगों की बात करता है जो पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। ये उन लोगों की बात करता है जो अपनी मर्जी से फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेते हैं, ये उनकी बात करता है आर्टिकल 9। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल ऑफ 5 और बी डीम टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि अभी कोई बंदा है वो इंडिया का है और उसने बाहर फॉरेन में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो जैसा कि हमने आगे पढ़ा था सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, तो उसका ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप छीन ली जाएगी इंडिया के द्वारा, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती और स्टेट्स और ये फॉरेन स्टेट्स में चलती है पर इंडिया में नहीं चलती। तो अभी इंसान अपनी मर्जी से दूसरे कंट्री की किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लगता है तो इंडिया की तरफ से वो कर दी जाएगी, वो हटा दी जाएगा। भली उसने इंडिया सिटीजनशिप के लिए इंडिया सिटीजनशिप के सारे प्रोविज़न क्वालिफाई क्यों ना कर ले हों, पर वो उसे सिटीजनशिप नहीं मिली जाएगी अब इसके पास फॉरेन कंट्री की।
आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसमें बात की गई है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप है कब तक कंटिन्यू रहती है। जिन लोगों के पास, जिन इंडियन सिटीजन्स के पास सिटीजनशिप है, वो लोग की सिटीजनशिप कब तक रहेगी? उन लोगों की हमेशा रहेगी, तब तक कि कोई प्रोविज़न या लॉ में चेंज नहीं हो पाता, या फिर तब तक कोई डिफेक्ट नहीं हो पाता है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, तब तक पार्लियामेंट उनसे उनकी सिटीजनशिप को नहीं लेगी। आर्टिकल 11 में बोला गया है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के राइट्स को, उसके लॉ को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। वो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है सिटीजनशिप को। पार्लियामेंट की मर्जी है, वो किसी भी पर्सन के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। साथ ही साथ वो प्रोविज़न बनाती है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, और भी अदर मैटर्स है उनके रिगार्डिंग लॉ प्रोविजंस पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। सो हमारे आर्टिकल यहाँ ख़त्म होते हैं, पर ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ अमेंडमेंट भी आए थे सिटीजनशिप एक्ट में, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए एंड लाइक द हिट बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।